नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फटाफट सारे लोग जो है लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की या आर्थिक पाठशाला की क्लास जो है अब शुरू कर दी गई है। विधिवत तौर पे बड़े व्यवस्थित तरीके से वन बाय वन मैं सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा। वे सारे अभ्यर्थी जो इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी आने वाले दिनों में, मैं तो कहूंगा अभी तक आपको ज्वाइन कर लेना था। नहीं भी करा है तो अभी तक कर लीजिए। समझे बात को? उसके पहले, जब तक आप सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहा हूँ। उस सूचना को आप ध्यान से सुनना, तब आप पूरी क्लास को एंजॉय भी करोगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ प्यारे अभ्यर्थियों, कि लगभग 1 से 2 हफ्ते तक आप मेरे चेहरे को शायद ना देख पाए। ठीक है? इसके पीछे कारण मैंने आपको बताया है। मैं भी आपसे जल्दी रूबरू होना चाह रहा हूँ, परंतु जिन अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं पता था, मैं उन्हें ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हाल ही में हमारे परिवार में कुछ जो परिजन है, उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। जिसकी वजह से मेरा जो रूपरेखा है वो संपूर्ण रूपरेखा बदली हुई है। और इसके चलते मैं आपको लाइव नहीं दिख पाऊंगा कुछ दिन। लाइव इन द सेंस, मेरा चेहरा आप ना देख पाएंगे कुछ दिन के लिए। तो आप उससे ना परेशान हो। लगभग 1 से 2 हफ्ते के बाद मैं आपको डायरेक्ट लाइव आना शुरू हो जाऊंगा, दिखना भी शुरू हो जाऊंगा। तो इस आधार पर अब हम अपने आज के इकोनॉमिक्स के सेशन की शुरुआत भी कर रहे हैं। पेन पेपर ले लो और तैयार हो जाओ। मैंने आपको बोला है, आपको किसी भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी इस सब्जेक्ट के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा पिछले वर्षों में करा है, वैसा इस बार भी करेंगे, और आपको विधिवत रूप से पास करवा के भी दिखाऊंगा। मैं इस सब्जेक्ट में आप मान के चलें, इतने सिक्योर जोन पे मैं ले जाऊंगा कि आपके आने वाले प्रश्न सही हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल। बहुत स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, नमस्कार। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप सभी लोग, ये भी मुझे बताते चले। बिल्कुल। हाँ, सारे अभ्यर्थी स्वस्थ हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो विवेकानंद जी के इस वक्तव्य से शुरुआत करते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक, युवाओं के जो है प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं आप इनको। तो इनके द्वारा कहा गया कि एक विचार लो, उस विचार को जब अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। और मैं आपसे यही कह रहा हूं, और कई बार आपसे कह रहा हूं, कि आप सब कुछ छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए एकाग्रचित हो जाओ कि मुझे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आपकी सारी एनर्जी एक दिशा में लगेगी, आप देखना यकीनन आप पास हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। जो अभी तक जो है जुड़ने की सोच रहे हैं उनका भी स्वागत है। इसके साथ साथ जो हमारे साथ नियमित जुड़ते हैं उनका हृदय से स्वागत है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, यूनिट 6 की बात हो रही है। यूनिट 6 प्री आप जब भी चेक करेंगे, मैं आपको बड़े अच्छे तौर पे, बड़े विधिवत तौर पे जो है बताऊंगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको यदि अर्थव्यवस्था पढ़नी हो, ये सब्जेक्ट किस किस तौर पे काम आएगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। हेडिंग चेक कर लो आप अच्छे से। आप आई थिंक जो है आप सारी चीजें देख पा रहे होंगे। ठीक है? ये देखिए, ये हेडिंग आप चेक कर लो। यहाँ पर सब लिखा हुआ है बच्चों। यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, एसएससी, व्यापम, बिहार पीएससी, इन सब के लिए मेरी क्लासेस आपको काम में आ जाएंगे। आप बस शांतचित्त होकर इनको देखते चलना, आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, बात जो बोल रहे थे वो कर भी रहे हैं सर। तो इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। पेपर जब आप देखेंगे, प्री का जो पेपर सिलेबस चेक करेंगे, उसमें यूनिट 6 में भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। तो उसी संदर्भ में एक बार सिलेबस क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट भी करेंगे। हम उनमें से नहीं है जो सिलेबस बताने में समय निकालें, हम आपको पढ़ाएंगे भी। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल। सभी लोगों ने लाइक कर दिया है कि नहीं करा है? जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलो, और उसके बाद ध्यान से सुनते जाना एक एक बात। अब अपनी पास होने की बात हो रही है बच्चों। ठीक। चलिए,
स्क्रीन पर अब आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसा नजारा है या किस तरीके से दिख रहा है। मेरे हिसाब से आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। पीएससी का सिलेबस जब बदला था बच्चों, जनवरी 2024 की ही बात है। कई लोगों का इन द सेंस, इवन यहाँ पर फैकल्टीज के बारे में भी मैं बोलूंगा कि उन्होंने तक बोला था मेरे से, जब तक मैंने शुरू नहीं करा था, या कई बार वो बोलते थे 2 क्वेश्चन ही तो आते हैं इकोनॉमिक्स से। मैं आपको कई बार सिद्ध करके दे चुका हूं कि 2 क्वेश्चन नहीं आते जनाब, पढ़ाने वाला चाहिए, 2 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इकोनॉमी को सिर्फ बजट समझते थे। तो उनकी विचारधारा बदली, उनकी सोचने की प्रवृत्ति बदली, और उसके साथ साथ आपको साबित करके भी दिखाया कि 2 नहीं 10 से ज्यादा प्रश्न तो कम से कम मिलते हैं। बाकी फिर मेरी काबिलियत है कि मैं आपको कितना दिला दूं। समझ गए बात को? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएससी का जब सिलेबस बदला तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन दूसरों का था, आप देख पा रहे होंगे। ये जो है इस तरीके से जो है दूसरों का रिएक्शन था, और मेरा रिएक्शन जब आप चेक करेंगे तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि लोग बड़े ज्यादा तरीके से अवहेलना करते थे। तो ये समझ लो कि फिलहाल ये गोलू मोलू मैं ही हूँ एक तरीके से, कि किस तरीके से मेरा रिएक्शन हुआ था कि चलो बढ़िया है, मुझे तो खुशी हुई। इस आधार पर अब शुरुआत करते हैं बच्चों सिलेबस की। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस हैं। एक बात याद रखना है, जो भी आज पहली बार जुड़ रहे हैं या बाद में जुड़ेंगे, यूनिट 1 से सारी चीजें देखना, सारी चीजें समझ में भी आएंगी। यूनिट 6 में यदि हम बोलते हैं भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। सारा सिलेबस और सारी क्लासेस बाइलिंगुअल ही है, चिंता नहीं करना। तो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी से मैं कहूंगा वो आपको कुछ लिख के दे ना दे, आपको समझ लेना है एमपी की इकोनॉमी ओवरऑल इसी में उसने कंप्लीट कर दी है। एमपी का जीडीपी कितना है, एमपी के जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है, एमपी में एजुकेशन का लेवल कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, ये सब आपको पढ़ना है ओवरऑल इस पॉइंट में। तो वो बाकी के पॉइंट लिखे ना लिखे, मेरे कहने का उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल की बात आई। सतत विकास लक्ष्य, बड़े अच्छे टॉपिक जुड़े हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, मजा आएगा। एमपी और भारत दोनों के संदर्भ में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और सतत विकास लक्ष्य को आई थिंक आपके साइंस से भी जोड़ा गया है बच्चों। किससे जोड़ा गया है? साइंस वाले टॉपिक से। तो उसको भी मैं यहीं कवर करवा दूंगा, आप समझ लो साइंस वाला पोर्शन भी आपका कवर अप यहाँ हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना विकास के बारे में बात आएगी, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझना। सब मैं एक एक करके समझाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको सबूत भी दूंगा कि आपका सारा डेटा तैयार है, बस आपको सबसे पहले मेरे तरीके से पढ़ना है। जो टॉपिक जैसे पहले मैं पढ़ाऊंगा पहले वैसे पढ़ लो, उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स में आपको खुद वेरीफाई कराऊंगा कि देखो ये हो गया, ये हो गया, अब बताओ। उसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला और एक उत्पाद क्या है, और रिसेंट डेटा क्या है, अपडेटेड डेटा क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपीआर के बारे में प्रगति की बात होगी। तो ये भी साइंस से भी जुड़ता हुआ टॉपिक है, और इस बार मेंस में भी आया था। मैंने आपको कई बार बोला है, पहले साइंस में ये होता था, अब 2024 से इसको जो है यहाँ पर लाके रख दिया गया। तो जब ये पूरे पॉइंट चेक करोगे ना तुम लोग अच्छे से, एक बार अच्छे से चेक करो, अपने स्क्रीन पर देखते रहो बढ़िया अच्छे से। तो 1 से लेकर 6 तक ध्यान से देखो, ये 1 से लेकर 6 तक जो है ना, ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। किसकी अर्थव्यवस्था है बच्चों? ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो आपको ये एमपी की इकोनॉमी यहाँ से पढ़नी कितने पॉइंट्स पे। और यहाँ पर ओवरऑल ये वाला जो पोर्शन दे रखा है ना, ये है भारत की अर्थव्यवस्था। ये किसका है? भारत की अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई। तो इनमें क्या क्या पढ़ना है देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर की बात होगी। यहाँ पर मैं फिर से आपको रोकना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सामने वाला यदि ये ना भी लिखे, यदि उसने लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे पिछले सिलेबस जब आप चेक करते ना, तो वहां पर सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था लिख देता था, इसलिए लोग सोचते थे नहीं यार एक आध क्वेश्चन आएगा। मैं तब भी कहता था, अब भी कहता हूँ कि यदि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था भी लिख दिया मतलब आपको सब पढ़ना है। अब सब पढ़ना है क्या? नहीं, मैं आपको पढ़ाता हूँ 360 एंड सेलेक्टिव। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जिससे होगे आप पास। क्या होगे आप? पास। मैंने हमेशा बोला है मेरी एक ही प्रायोरिटी है, वो है आपको पास कराना। क्या कराना? पास कराना। तो जो लोग यदि पास होना चाहते हैं वो जुड़ जाएं,
और जो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे, वो करते रहे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे 2026 में उनसे। चलिए, वित्तीय संस्थाओं के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो रिजर्व बैंक की बात आती है, आरबीआई की बात आती है, वाणिज्यिक बैंकों की बात आती है, सेबी क्या होता है, सेबी की बेबी, मैंने एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपके लिए तैयार करा है, नहीं हो तो आप देखना और पढ़ा दूंगा एक बार फिर भी आपको। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बारे में बात होगी, और फिर बात आती है भारत में विदेशी व्यापार की नीतियां, G20, सार्क इत्यादि से जो है आपको क्वेश्चन जो है बनते हुए दिखेंगे। तो अपन यहाँ पर आपको जो है सार्क आसियान, यहाँ पर आसियान नहीं लिखा, आई थिंक वही मैं कह रहा था, एक टॉपिक आई थिंक यहाँ पर कम है, आसियान, ठीक। ये ओवरऑल टॉपिक अपने को पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। तो यही संपूर्ण सिलेबस आपको इंग्लिश मीडियम वालों जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको फिक्र नहीं करनी है। यूनिट 1 टू यूनिट 6 एमपी की इकोनॉमी है, किसकी इकोनॉमी है, एमपी की इकोनॉमी है। और यूनिट 7, 8 और 9 जो है ये आपकी जो है इंडियन इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी। समझे बात को, तो इतना आपको बायलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, सारी चीजें मैं समझाऊंगा, मैं जवाबदारी ले रहा हूँ, मैंने आपको बोला, तो फिर आप रिलैक्स रहो। तो क्या आप तैयार हैं, तो फटाफट मुझे बता दें, तो फिर मैं अब यूनिट 1 को शुरू करता हूँ। सिलेबस समझ में आ गया है क्या, जल्दी बता। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, सिलेबस, कोर्स, इन सबको लेकर यदि आपको कोई डाउट होता है कि सर क्लासेस कहाँ मिलेंगी, ये सब कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो भी सारी चीजें, डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। आपको नियमित तौर पे बने रहना है, आपके लिए हर संभव प्रयास मैं करूंगा। समझ गए बात को, निश्चित रहना। चलिए, तो निश्चिंत रहने के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सबके कमेंट्स मैंने देख लिए हैं। एक चीज और याद रखें, मैंने आपको बोला है कि मैं थोड़ा सा आपके कमेंट बॉक्स में तब ध्यान दूंगा ज्यादा जब मुझे लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। समझे बात को, अदरवाइज क्या होगा, मैं अपन देखो, हमको इस बार एमपी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने, इसलिए अपन जो है ज्यादा फोकस बना रहे हैं कि हम दूसरे सब्जेक्ट को भी बेहतर तरीके से कर ले। समझे बात को, पर उसके लिए पहले सब्जेक्ट को भी तो अच्छे से कंप्लीट करना होगा कि नहीं। चलिए, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जिनकी इकोनॉमिक्स नहीं रहा अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, या आपका जो 11th 12th रहा, वो मेरी क्लास को और ध्यान से सुने। सबसे पहले बात, आज बेसिक से शुरू कर रहा हूं, अब ऐसे ही लेवल आपका आगे बढ़ाऊंगा। प्रश्न सबसे पहला कि अर्थशास्त्र होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है ना, साइंस ऑफ वेल्थ कहलाता है, धन का शास्त्र कहलाता है। सबसे पहले बात कि अर्थशास्त्र क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ या धन का शास्त्र। मतलब सिंपल सा तरीका ये है बच्चों कि इसमें धन, इसके अंतर्गत जो है धन और उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है हम वेल्थ और ऑल इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर स्टडीड एंड एनालाइज। और व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ, व्यवहारिक भाषा में इसको ऐसे समझ लो कि पैसा कहाँ से आता है। पहला पॉइंट समझ गए बात को, कि पैसा कहाँ से आता है, मनी कम फ्रॉम की बात हो जाती है बच्चों, पैसा कहाँ से आता है। दूसरा, पैसा कहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाता है, इसको जो है मनी गोस टू अपन ने बोल दिया। और तीसरा जो है ना, तीसरा आता है वो होता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन हो रही है। ध्यान से सुनना, पैसा कहाँ से आता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। पैसा कहाँ जाता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपका व्यय के बारे में बात कर रहे हैं, खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं। और चौथा जो होता है, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आपका होता है आपका प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस, देखो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट या लॉस, ये सिचुएशन को आपको समझना होता है। मान के चलो कि आपकी इनकम है 100 रुपए, आपके एक्सपेंडिचर है 80 रुपए, आपको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 20 रुपए का। मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ठीक कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं। समझे। अब मान के चलिए इनकम है आपकी 80 रुपए, एक्सपेंडिचर है आपके 100 रुपए। मतलब हर महीने तुम ऐसा मान लो कि तुम लोग हर महीने जो है 20 के लॉस पे जा रहे हो, तो आगे चलकर ये घाटा और ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब आपको अपनी इनकम में सुधार करने की जरूरत है। किसमें सुधार करने की जरूरत है, इनकम में। अथवा आपको अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना होगा। एक चीज ये, हर व्यक्ति मेरे हिसाब से इनकम बढ़ाने पे काम करता है, ना कि एक्सपेंडिचर पे। समझ गए बात को। तो इस तरीके से पहला पॉइंट इस तरीके से डिस्क्राइब। अब इस बात को समझो कि जैसे ही अर्थशास्त्र शुरू हुआ, मतलब पहले की बात कर रहे हैं,
तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान कहलाया, और सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत जो है इसमें जो है उत्पादन मतलब प्रोडक्शन की बात आई, उपभोग मतलब कंजम्पशन की बात आई, विनिमय मतलब एक तरीके से एक्सचेंज की बात आई, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो जब अर्थशास्त्र शुरू हुआ था ना, इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हुआ था ना, तब अर्थशास्त्र में इन चार विषयों को ही पढ़ा जाता था। दैट मीन्स अर्थशास्त्र में हम प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कंजम्पशन पढ़ रहे थे, एक्सचेंज पढ़ रहे थे, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। परंतु हुआ ये कि समय के साथ बदलाव होते हैं बच्चों, समय परिवर्तित होता है, चीजें बदलती हैं। इन समय के परिवर्तन के साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा ना, तो इन समय के साथ साथ अब अर्थशास्त्र में अन्य बिंदुओं को भी समाहित कर दिया गया। अर्थशास्त्र के ये जो अन्य बिंदु है ना, इसके अंतर्गत यदि मैं आपसे बोलूं तो अब चार विषयों को समाहित कर दिया गया है। ये चार विषय राजस्व, जन कल्याण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग आदि जो है समाहित हो गए। मतलब और भी बहुत सारे हैं, ऐसा समझ लो कि अर्थशास्त्र का जो स्कोप है ना वो अब बढ़ गया। ऐसे समझो, देखो ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं आपको बोर्ड, अब देखो स्क्रीन पे चेक करो, ये ये जो बाहर वाला बॉक्स दिख रहा है ना, ये बाहर वाला बॉक्स अब हो गया अर्थशास्त्र। क्या हो गया? अर्थशास्त्र। समझना में, इकोनॉमिक्स। ठीक है। और आप जो पढ़ते हैं, आपके जो सिलेबस में है बच्चों, आपके सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट है, इसको बोला जाता है सिर्फ क्या? इंडियन इकोनॉमी या एमपी की इकोनॉमी। पॉइंट समझ गए? आपको ये छोटा वाला सिलेबस पढ़ना है, इसलिए मैं बोलता हूँ छोटा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो अब इकोनॉमिक्स में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ऊपर के जो चार एस्पेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हुए हैं, मतलब आपका हम बोल देते हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अब इकोनॉमिक्स में आप रेवेन्यू पढ़ते हैं, पब्लिक वेलफेयर को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ते हैं, बैंकिंग एटीसी को अब जो है आप इसमें पढ़ने लगे। इतनी बात समझ में आ गई है मेरी? तो बोलो हाँ सर, और नहीं तो बोलो ना सर। कुछ तो बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बोल दो। बिल्कुल, फटाफट बोलते जाइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक। चलो बिल्कुल, वेरी गुड। अब इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और ध्यान देंगे। अब हुआ ये कि जब आपने इन बिंदुओं को समझा तो इसके आधार पर एक कंक्लूसिव हम पॉइंट बना रहे हैं अर्थशास्त्र के लिए, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक निष्कर्ष के तौर पे। तो निष्कर्ष के तौर पे अर्थशास्त्र को ये बोला गया प्यारे बच्चों कि संक्षेप में मनुष्य की आर्थिक और अनार्थिक गतिविधियों को गतिविधियां जो धन को केंद्र में रखकर जो है उपलब्ध संसाधनों के उचित दोहन के साथ की जाती हैं, उन्हें ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। नहीं समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूँ। इन शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो अल्टीमेटली मनी को सेंटर में रख के फोकस करी जा रही हैं और रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के साथ करी जा रही हैं, इनको हम बोल रहे हैं आपका क्या? इनको हम बोल रहे हैं आपका अर्थशास्त्र। अब इसी को देखो, मैं आपको दो भागों में बांटकर बताता हूं, इनको ध्यान से समझो। ये गतिविधियां अर्थशास्त्र में, एक बार क्योंकि क्या है ना, यूपी पीसीएस के प्री में बहुत छोटा सा प्रश्न बना था, इसलिए मैंने इनको पढ़ाया आपको, या इसलिए बताता हूँ। कभी कभी प्रश्न रिपीट हो जाते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर दो तरीके की अर्थशास्त्र में गतिविधियां बताई गई। अर्थशास्त्र में गतिविधियां, एक्टिविटीज को कितने तरीके से क्लासिफाई करा है? टू टाइप से। इनमें जो पहला टाइप होता है वो होती है आपकी आर्थिक गतिविधि। कौन सी गतिविधि बच्चों? आर्थिक गतिविधि। ध्यान से सुनते चलना, अभी सब आपको जवाब आपको ही देने हैं। आर्थिक गतिविधि, या इसी को ही हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं इंग्लिश में। कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी जो है वो आपकी होती है अनार्थिक बच्चों। कौन सी होती है? अनार्थिक गतिविधि। कौन सी गतिविधि? अनार्थिक। इसको हम जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। कौन सी एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है ना? थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों है, चिंता नहीं करना है, पढ़ना बस है अभी आपको। आर्थिक और अनार्थिक गतिविधि। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ सर।
अब इस आर्थिक गतिविधि क्या होती हैं इसको समझो। आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होंगी प्यारे बच्चों जिनका मौद्रिक मापन हो, मॉनेटरी मेजरमेंट हो, ठीक है ना, जिनका किस तरीके से मापन हो, मौद्रिक मापन, मौद्रिक मापन, ठीक है। मॉनेटरी मेजरमेंट की बात आ जाती है, इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा लिख लेना, चिंता मत करो, बस इतना सा आपको लिखना है, मॉनेटरी मेजरमेंट की बात होगी। और जिनका एक तरीके से मौद्रिक मापन करा जाए, और हम यदि यहाँ पर बोलेंगे कि वे गतिविधियां जिनका मौद्रिक मापन हो, और अल्टीमेटली इसके अंतर्गत हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, या जिनका उद्देश्य लिख लेते हैं, पहले उसको भी देख लो। जिनका उद्देश्य क्या है? धन कमाना। जिनका उद्देश्य क्या है? धन कमाना, मतलब हुज ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों की। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिखेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान के चलो आप एक वकील हो गया, क्या हो गया? एक वकील हो गया, एक डॉक्टर हो गया, इन सबको जो है आप यहाँ पर लाकर रख देंगे। अनार्थिक गतिविधि में सेम पॉइंट बनाने हैं, जिनका मौद्रिक मापन ना किया जा सके, समझना, जिनका मौद्रिक मापन ना किया जा सके, और जिनका उद्देश्य धन कमाना ना हो। समझ गए बात को? धन कमाना ना हो, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो कि मॉनेटरी मेजर ना करी जा सके, और जिनका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉट टू अर्न मनी हो गया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान के चलो आप किसी राहगीर को पथ दिखा रहे हैं। किसको पथ दिखा रहे हैं? रास्ता पूछता है ना कोई आपसे, तो राहगीर को जो है आप पथ दिखा रहे हैं, राहगीर को पथ दिखा रहे हैं, आप रास्ता दिखा रहे हैं, शोइंग पाथ, ठीक है, टू अ पैसेंजर की बात हुई। और या तो आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, खून दान कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस श्रेणी में लाकर इसको रख लेना है, खून का दान, ब्लड डोनेशन। तो उम्मीद कर रहा हूं आर्थिक और अनार्थिक गतिविधि अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। आपके लिए ये देखो, आपकी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं की समाप्ति के लिए ही मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एमपी की इकोनॉमी पहले शुरू करनी चाहिए, मैं बोलूंगा मत शुरू करो, निश्चिंत रहो। आपके लिए एमपी का बजट डिकोडेड बाय अतुल सर कर दिया गया है, पूरी पीडीएफ भी रेडी है आप लोगों के लिए। आपको सारी पीडीएफ जो है कॉम्बो बैच वालों को फ्री में मिलेगी। ध्यान से सुन लेना, जो कॉम्बो बैच वाले मेरे अभ्यर्थी हैं, जो कॉम्बो बैच को ज्वाइन करते हैं, उनको ये सारी पीडीएफ जो है ना फ्री में मिलेगी। कॉम्बो बैच के लिए क्या है? फ्री में है। अन्य अभ्यर्थी यदि वो चाहते हैं कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो उनके लिए चार्जेबल रहेगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है, आने वाले समय में डिसाइड कर दिया जाएगा। तो आपके लिए सारा डेटा बड़ा विधिवत तैयार करा गया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इससे मैं आपको 10+ प्रश्न देने का हमेशा वादा करता हूँ। समझे बात को? आपको यदि ईमानदारी से समझ में आती हैं बातें, तो मैं कहूँगा कोर्स ज्वाइन कर लेना आप, कॉम्बो बैच वाला। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं उनके लिए, ये सारी क्लासेस फ्री भी हैं। मतलब ये जो अभी आप क्लासेस पढ़ रहे हैं कॉम्बो बैच में, क्लासेस फ्री भी हैं। उसके साथ कॉम्बो बैच में आपको ईएमआई का ऑप्शन भी उपलब्ध करवा दिया है मैंने, आप उसको ईएमआई के बेसिस पे परचेज कर सकते हैं। तो सारा डेटा तैयार है, विधिवत है। देखो सारा बजट लिख दिया, 21, 22, 23, 24, जो आया पूछने का होगा सब बनेगा, आपको निश्चिंत रहना है। चलो, इसके बाद में मतलब एमपी की इकोनॉमी की टेंशन आप छोड़ो, जैसे ही इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे वैसे ही एमपी इकोनॉमी पर शिफ्ट होंगे, पर पहले इंडियन इकोनॉमी करना रहता है अपने। समझ गए बात को? और बोल रहा हूँ जैसे पढ़ाता हूँ वैसे एक बार पढ़ो तो सारी चीजें बनेंगी। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं बच्चों, जहां से प्रश्न आपको बनते हुए दिखते हैं, और इन प्रश्नों को बिल्कुल रटना है आपको, इसलिए मैं आपको रटाता हूँ। तो अर्थशास्त्र के जनक जो है अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एडम स्मिथ की। वैसे तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है चाणक्य को इस संदर्भ में देखता हूँ, परंतु चूंकि हमें इंग्लिश पर दिया गया है या हमारी शिक्षा पद्धति में इंग्लिश को जबरदस्ती निचोड़ा गया है बच्चों, तो इस कारण जो है हम लोग अंग्रेज या विदेशों के इतिहासकारों को थोड़ा सा, या जो अर्थशास्त्रियों को, सबको थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, या मजबूरी है ऐसा समझ लो, क्योंकि शिक्षा पद्धति ऐसी है हमारे देश की। तो इस आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्थशास्त्र जो है ना,
अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बात कौन कह रहे हैं? एडम स्मिथ कह रहे हैं। एडम स्मिथ कौन है? ये सारे प्रश्न आपको बनने चाहिए। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो इन्होंने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक, तो इनकी पुस्तक का भी आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या? मैं कहूंगा हाँ पूछेगा। आप बिल्कुल प्री ऑब्जेक्टिव, जिस भी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव जब भी देने जाओ, आंख बंद करके इस प्रश्न को रट लो। 100% आपके प्री के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, व्यापम का हो, रेलवे का हो या यूपीएससी का भी एग्जाम हो प्री का, वहां पर प्रश्न बनाएगा, बनाता है। समझे बात को? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आपको इतना याद रखना है कि ज्यादातर ये सामान्यतः वेल्थ ऑफ नेशन लिखा मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, समझना मेरी बात को। पर पूरी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपको पूरा नाम दे देता है, आप जल्दबाजी में घबरा जाते हो, तो पूरा नाम याद रखना। 1776 में प्रकाशित हो रही है, पब्लिश हो रही है ये बुक। और कहीं ना कहीं इसमें ये बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रों की संपत्ति के रूप में संपत्ति कितनी है, और उसके साथ साथ इसके कारण क्या है, कम है तो कहाँ सुधार करा जाए, ज्यादा है तो कैसे बढ़ाया जाए। तो इसी आधार पर अर्थशास्त्र के जनक, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लो कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। पुस्तक का नाम हो गया आपका आपका क्या, वेल्थ ऑफ नेशन हो गया। और 2 पॉइंट और आएंगे आगे इनसे संबंधित, उन 2 पॉइंट को मैं एक जगह आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना आगे आने वाली क्लासेस में। तो इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है, आई थिंक अब मूव ऑन कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश वालों, नो डाउट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी। मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इकोनॉमिक्स क्या है? दुर्लभता का सिद्धांत। कौन बोल रहे हैं? लॉर्ड रॉबिन्स बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? रॉबिन्स। रॉबिन्स अपनी पुस्तक पर बोल रहे हैं। इस पर पुस्तक का नाम क्या है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये क्या बुक का नाम पूछेगा? मैं आपसे कहूंगा नहीं पूछता है, रिलैक्स रहो। मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूं जो ज्यादातर पूछता। पर हाँ, हमको मेंस के संदर्भ में थोड़ा सा याद रखना है, आप रख लेना। आपसे डायरेक्ट पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा इतना याद रखना कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत किसने कहा? आपका आंसर होना चाहिए रॉबिन्स। क्या आंसर होना चाहिए? रॉबिन्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनो। ये बताते हैं कि उपलब्ध संसाधन सभी मांगों और जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ। मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेस है ना, वो सभी नीड्स या डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ कि भारत के पास खाने के लिए, ऐसा मान लो कि 2 रोटियां हैं। भारत के पास खाने के लिए कितनी रोटियां हैं बच्चों? 2। और खाने वाले लोग जो है ना, खाने वाले लोग हैं 17। खाने वाले लोग कितने हैं? 17। पॉइंट समझ गए? नहीं समझे तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे और इसको समझा देता हूँ। ये रोटी है, ठीक है, और ये जो है खाने वाले लोग। समझ गए बात को? लोग या पर्सन्स। भारत का देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो एरिया है, लैंड है, वो संपूर्ण विश्व का लगभग 2.45 के आसपास आपको देखने को मिलता है। मतलब हमारे पास, समझ लो, इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि हमारे पास जितनी जमीन है, हम भारतीयों के कल्याण के लिए उतनी जमीन में ही काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि तिब्बत चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि श्रीलंका में हटिया लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नेपाल को जो है जबरदस्ती अपने अंडर में ले लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपने यहाँ या अपने क्षेत्राधिकार में, हमारा जितनी पावर है, हमारी पावर समझ लो अभी फिलहाल जो है इतनी है, तो यही हमारे रिसोर्सेस हैं। यही हमारे रिसोर्सेस हैं, मतलब क्या है कि यही हमारे संसाधन है। समझ गए बात को? तो हम ये बोल रहे हैं कि उपलब्ध संसाधन, तो उपलब्ध संसाधन क्या है आपके? 2। और 2 मतलब 2 रोटियां। उपलब्ध संसाधन कितने हैं आपके पास? 2 संसाधन या रिसोर्सेस आपके पास कितने हैं? 2। खाने वाले लोग कितने हैं बच्चों? खाने वाले लोग हैं 17। मतलब अब आपको इन 17 लोगों का पेट भरना है इन 2 रोटियों। यही कह रहे हैं कौन? आपके रॉबिन्स। तो रॉबिन्स ये बोलते हैं कि आप एक साथ इन सभी को जो है सारी, ऐसा तो नहीं कि 2 रोटियां दे दोगे और ये सारे लोग जो है 2 लोगों को दे दोगे, 2 लोगों का पेट भर जाएगा, बाकी के 15 शांत रह जाएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आपको समझना होगा कि ये जो बाकी के 15 आपकी जान खा जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन 2 रोटियों का आवंटन या एलोकेशन इन 17 के बीच में कुछ इस प्रकार से करना होगा
कि तात्कालिक मांगों का हम निराकरण कर दें, मतलब हम रोटी के टुकड़े कुछ इस प्रकार से डिवाइड करके दे दें कुछ समय के लिए, ताकि कुछ लोग जो है शांत रहें, कुछ लोग जो है कुछ दिनों के लिए अपने अपने काम में लगे रहें, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इतनी बात समझ गए हो? यही बात लिखी है, इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज आर अनेबल टू मीट द डिमांड्स एंड द नीड्स। कैसे हैं ये मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ भी गए होंगे। उसके बाद एक पॉइंट और आपको आएगा, और ये बिल्कुल आपके पीएससी प्री में बना हुआ है। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि यहाँ तक कोई संशय तो नहीं हो रहा, किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। जल्दी पूछ लो एक बार मुझसे आप लोग। एप्लीकेशन पर सारे पीडीएफ मिलेगी। यदि आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करने की हेडेक है तो मैं कहूंगा नोट डाउन ज्यादा करने की मत सोचना, और यदि करने की इच्छा है तो कर लेना, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। सारी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। कुछ आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन है, अभी भी वो मैं अभी आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। और ये सारी चीजें इतनी सीमित लिखी है मैंने कि मुझे नहीं लगता आपको डबल से लिखने की कोई जरूरत है। हाँ, आप एक तरफ कहीं लिख के रख लें, इससे ये हो जाएगा कि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी तो बेहतर है। अन्यथा आप डायरेक्ट खोलना और लिख लेना, या तो आपको डायरेक्ट खोलना और पढ़ लेना है। ठीक है, चलो, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है अभी तक तो, इतना तो समझ में आ रहा होगा। जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये है, देखो मैं सबको साथ में लेकर चलने का हमेशा प्रयास करता हूँ, और मैं यही बोलता हूँ बिल्कुल बेसिक से। अभी ये नहीं सोचना है पुराने वालों को भी कि ये बिल्कुल बेसिक है, तो हमको क्या करना है, आपको भी पढ़ना है क्योंकि आप भी भूल चुके हैं, मुझे पता है। दूसरा, और भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, रिवीजन करना होता है। रिवीजन आप अपने तरफ से कतई नहीं करते, मुझे पता है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को रिवीजन कराता हूँ, और फिर मैं धीरे धीरे आपको उस लेवल पे भी ले जाऊंगा कि जिससे आप अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे और दिक्कतें ना हो। हुआ ये बच्चों की अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में चर्चा हुई, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा हुई। तो जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, इनको क्लासिफाई कर रहे हैं कौन, रेगनर फ्रिस्क। देखना किस आधार पर कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे। अब इसलिए समझो कि मैंने आपको आर्थिक और अनार्थिक गतिविधियां पढ़ाई थी। यदि मैं आपसे सीधे बोल देता कि आर्थिक गतिविधियां ये होती हैं, तो आपकी चिंताएं बढ़ा देता मैं, या आपकी टेंशन जो है बढ़ जाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको, अब देख पा रहे हैं आप, आर्थिक और अनार्थिक गतिविधियां क्यों पढ़ाई मैंने आपको, उसके पीछे कारण था कि ये देखो समझो, ताकि मैं आगे कोई टर्मिनोलॉजी यूज करूँ ना तो तुम्हें दिक्कत ना हो। समझे बात को? इस आधार पर अब हम आते हैं आपकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थशास्त्र की शाखाओं पर। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ना बच्चों, ये अल्टीमेटली इनके आधार पर एक प्रश्न पूछा गया आपके पीएससी प्री में ही, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था, एमपीपीएससी में ही पूछा गया, पीवाई की चेक करना आपको मिल जाएगा। रेगनर फ्रिस्क ने, उसने पूछा है सर्वप्रथम किसने आर्थिक अर्थशास्त्र की जो है दो शाखाएं बांटी, अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा, तो आप बोलना रेगनर फ्रिस्क ने। रेगनर फ्रिस्क कौन है? आप जाके यूट्यूब पे चेक करो, मेरी क्लास पड़ी होगी नोबेल पुरस्कार वाली। कौन सी पुरस्कार वाली? नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं रेगनर फ्रिस्क। कौन है बच्चों? रेगनर फ्रिस्क। तो एक नाम आपको याद रख लेना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिस्क को मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है तो बोलो हाँ। इसी के साथ एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, ओरल प्रश्न है, ओरल जवाब मिल जाए, फटाफट दे दीजिए जवाब कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट, सो मत जाना, बताओ जल्दी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, पहले भारतीय कौन? जल्दी से बता दीजिए। ठीक, चलो, हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे जवाब दे पा रहे हैं। जिनको नहीं बनता है वो चिंता ना कर, आपके लिए ही सारी क्लासेस हैं बच्चों, एक बार देखते चलना। अमर्त्य सेन जी के बारे में बात कर रहे हैं। अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भारत में सर्वप्रथम दिया गया था, 1998 की बात हो रही है। ठीक है, क्लास डली है, नहीं है तो चेक कर लेना। तो इन्होंने क्या बोला, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सी? व्यष्टि और समष्टि।
व्यष्टि अर्थशास्त्र जो शब्द है ना, देखो ये जो व्यष्टि शब्द है ना, ये जो माइक्रो शब्द है ना, ये व्यष्टि और ये जो मैक्रो शब्द जो समष्टि, ये ग्रीक भाषा से लिए गए। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ध्यान से सुनना, ग्रीक भाषा से ये दोनों शब्द जो है लिए गए। ग्रीक भाषा से ये दोनों शब्द। अब यहाँ पर यदि मैं बात कर रहा हूँ समष्टि, तो ये जो है ना ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है। MAKROS लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? MAKROS, मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या विशाल, लार्ज। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा या विशाल। समझ गए? बड़ा या लार्ज लिख देता हूं, बड़ा या लार्ज। वहीं आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात आती है ना बच्चों, तो ये भी ग्रीक भाषा से ही लिया गया शब्द है, और इसका अर्थ होता है आपका, ये जो लिया गया है ना, उस लेटर का पहले मैं नाम लिख देता हूं, वो है मिक्रोस, MIKROS, मिक्रोस। समझ गए बात को? तो मिक्रोस का अर्थ क्या होता है? छोटा या स्मॉल, ऐसे समझ लो, छोटा या स्मॉल। ठीक है, छोटा या स्मॉल। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जब देखना, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र को, तो जब आप अर्थशास्त्र में सीमित पहलुओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, अर्थशास्त्र में सीमित पहलुओं, लिमिटेड एस्पेक्ट पर चर्चा कर रहे होते हैं, जब अर्थशास्त्र में सीमित पहलुओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, लिमिटेड एस्पेक्ट की बात हो रही है, तो आप समझना आप क्या पढ़ रहे हो बच्चों? आप पढ़ रहे हो क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। आप पढ़ रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता आप समझ लो एडम स्मिथ। कौन है इसके पायोनियर? एडम स्मिथ। याद रख लोगे एडम स्मिथ को? एक पॉइंट याद आ गया, मैंने बोला था आगे चल के बताऊंगा एडम स्मिथ के बारे में, एक पॉइंट यहाँ पर एडम स्मिथ के बारे में आपके लिए आ गया। उसके बाद में उदाहरण की बात कर लेते हैं कि सर कुछ एग्जाम्पल्स तो बता दीजिए। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे, जब आप किसी व्यक्ति की आय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? चंद्रजीत की आय कितनी है? किसकी? चंद्रजीत। चंद्रजीत की आय कितनी? तो चंद्रजीत कितना कमा रहा है ये तो तुम लोगों को ही पता है। ठीक है, तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि चंद्रजीत की आय, मतलब जब आप चंद्रजीत की आय, चंद्रजीत की कंपनी या चंद्रजीत से संबंधित किसी व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो आप समझ लो आप किसको पढ़ रहे हैं? आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट आता है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये जो मैक्रोस मैंने बोला ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, और जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो अब आप समझ जाओगे कि जब आप अर्थशास्त्र से जुड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, किसका अध्ययन कर रहे होते हैं? बड़े पहलुओं को पढ़ रहे होते हैं, लार्ज एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं इंग्लिश वालों। बड़े पहलुओं या लार्ज एस्पेक्ट की बात आती है, लार्ज एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप किसको पढ़ रहे होते हैं? मतलब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके प्रणेता कौन है। तो आप बोलना जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या बोलोगे? जॉन मेनार्ड कीन्स। या कहीं कहीं मैंने आपको बोला है एग्जाम में वो सिर्फ कीन्स लिख देता है। क्या लिख देता है? कीन्स। KENEYS। समझ गए बात को? KENEYS, कीन्स। कहीं कहीं इतना लिख देता है, कंफ्यूज मत होना, इन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। उदाहरण के तौर पे चर्चा कर लें कि सर इसके भी तो कुछ उदाहरण दे दो ताकि हमको समझ में आ जाए। तो हाँ भैया, उदाहरण भी सुनो, अच्छे से ध्यान से सुनो। उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, मतलब देश की नेशनल इनकम कितनी है, देश का जीडीपी कितना है। समझ गए बात को? इस तरीके से जब आप बड़े एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आपको इन्हीं से एमसीक्यू बनाएगा सामने वाला। यदि आप विधिवत तौर के मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप उन एमसीक्यूज के आंसर्स भी दे पाए। जल्दी बता दो।
चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सूचना देना चाह रहा हूँ। आप हमारी यूट्यूब क्लासेस या जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चेक करोगे कुछ आईएएस एकेडमी के, तो एक वीडियो आपके लिए मैंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम आ गए हैं और आपके एग्जाम के साथ साथ हमारा एक नया अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी का नाम रवि है। रवि जो है हमसे एक दिन फोन में चर्चा करता है, तो मुझे अचानक वहां से आइडिया आ गया कि चलो बच्चों को मैं ये बात भी बता दूं। आप लोगों की ही बातों को सुनकर मेरे दिमाग में कुछ विचार आते हैं, नए विचार आते हैं। मैं नए विचारों को आपके सामने आपके लिए सॉल्यूशन के तौर पे देता हूँ। उसने कहा कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा आपका कंसंट्रेशन ही डिस्टर्ब है, मतलब आप फोकस नहीं है अपने गोल के प्रति। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होना चाहते हैं, तो उससे संबंधित ये क्लास मैंने आपके लिए दे दी है बच्चों। इसको आपकी लिंक अटैच है पीडीएफ में, जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पर पहुंच जाओगे। समझना, आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। एक बार करके देखो, मजा आएगा। कुछ टारगेट दिए हैं, 45 दिन का कर लोगे, रिजल्ट दिख जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो कर लेना। उसके साथ में जो अभ्यर्थी पहली बार जुड़े हैं भैया, आपके लिए देखो अर्थशास्त्र स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च करेगा, पहले से जा चुका है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस बैच में जुड़ जाओगे ना, तो आपको प्री प्लस मींस दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। प्री प्लस मींस मतलब इकोनॉमिक्स प्री प्लस मींस आपको बिल्कुल करा दी जाएगी। उद्यमिता चूंकि मेंस में है, तो आपको सिर्फ मेंस पढ़ना होगा। इतना याद रखना, इन दोनों में एक सब्जेक्ट की फीस है इतनी। मतलब यदि आप इंडिविजुअल उद्यमिता लेते हो तो आपको इतना चार्ज होगा, यदि आप अर्थशास्त्र प्री प्लस मेंस लेते हो तो आपको इतना चार्ज होगा। और नहीं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिना थोड़ा सा सोचे इस बात को ध्यान में रखो कि मैं अभी पिछले वर्षों में इतने सारे प्रश्न आपको देते जा रहा हूँ, आपकी मदद करते जा रहा हूँ। तो आप कॉम्बो बैच को ज्वाइन करो। कॉम्बो बैच को ज्वाइन करोगे ना, तो ये सारी सुविधाएं, मतलब सारी जितने मेरे कोर्स से संबंधित, मेरे चैनल से संबंधित जो सारी सुविधाएं रहती हैं, कॉम्बो बैच वालों को वो फ्री में मिलती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात, आपके अच्छे खासे नंबर दिलाने का वादा कर रखा है, उसके सबूत भी देता रहता हूँ कि कितने आएंगे। चाहो तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। और यदि आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो इस वाली लिंक से आप हमारे एप्लीकेशन को परचेज करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो कर लो, पीवाईक्यूज इत्यादि सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। कॉम्बो कोर्स परचेज करने की डायरेक्ट लिंक दी है। यदि आप सिर्फ इकोनॉमिक्स परचेज करना चाहते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके सिर्फ इकोनॉमिक्स परचेज कर सकते हैं। और यदि आप जो है उद्यमिता करना चाहते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। वहीं साथ साथ यूट्यूब में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम की लिंक में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ो, सारी अपडेट पीडीएफ वहीं मिलेगी टेलीग्राम पे। अब आप रेडी हो तो मुझे बता दो कि हाँ सर हम तैयार हैं। अब आप भी पूछ के देख लो, आपके प्रश्नों के जवाब हम दे देंगे। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। रेडी हैं? देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा है। इसी तरीके से हम आगे की क्लासेस भी पढ़ेंगे बच्चों, समझे बात को? तो अब आप एक एक करके ध्यान से समझते चलना कि क्लासेस कैसी होंगी। और नई भी है तो मैं कहूंगा, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न कैसा बनाएगा एग्जामिनर, आप उस बेसिस पे कर लेना उसको। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मिनियंस के द्वारा आयोजित ये जो है क्विज टाइम है, आप बताएं। मिनियंस कार्टून्स आपने नहीं देखे हैं या मूवी नहीं देखी है तो देखिए, बड़ी फनी मूवी है, मजा आता है। चलिए, अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? क्या वो प्रोफेसर मार्शल है, क्या वो रॉबिन्सन है, क्या वो एडम स्मिथ है, और क्या वो इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दिस। बताइए। आसान प्रश्न है, यदि बातों को सुना होगा तो आपको बन जाएगा, बातों को नहीं सुना है तो आपको कतई नहीं बनने वाला है। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता रखी है बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैं याद करा दूंगा। यदि आप मेरे साथ फोकस होके बैठे हैं, तो इस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, अपने साथ में लेता हूँ, साथ में क्लास में बच्चों को याद करवा देता हूँ। आपको मेरे साथ याद कर लेना है। अदर सब्जेक्ट की तैयारी आप अपने लेवल पे करते रहो, समझे बात को? मतलब हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ पढ़ते रहो, बाकी सब्जेक्ट आप अपने तरीके से कर लो। ऐसे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। मार्शल इसका आंसर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। रॉबिन्सन इसका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? एडम स्मिथ होगा। मैंने आपको बता रखा है एडम स्मिथ के बारे में, आगे कुछ प्रश्न होंगे इसलिए हम जो है उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ।
अर्थशास्त्र को अभाव का सिद्धांत किसने कहा? Who called economics as the principle of scarcity? फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके सभी के आंसर चेक करते जा रहा हूं, चिंता नहीं करना है। जिसके आंसर्स गलत होंगे वो सुधार करें और अपना आंसर देने के बाद मेरा आंसर चेक करें कि सर फाइनल आंसर क्या बता रहे हैं। चलिए ठीक, फटाफट आंसर दिया करो। समय का सदुपयोग करना है। क्या करना है? समय का सदुपयोग। तो एडम स्मिथ आंसर इसका होने वाला है? जी नहीं। सैमुअलसन नहीं होने वाला है। उसके बाद आंसर क्या होगा? रॉबिन्स। ठीक है ना? रॉबिन्स ने इसको जो है दुर्लभता का सिद्धांत या इसी को ही अभाव का सिद्धांत कहते हैं। चिंता नहीं करना। नेक्स्ट है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन? बताइए जल्दी। ठीक, ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चों अच्छे से? बिल्कुल। चलो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक है ना, वो है इनमें से कोई नहीं। कौन है? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। ठीक है, और क्या आंसर होगा? एडम स्मिथ का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण सबसे पहले किसने करा है? पीएससी प्री में लास्ट ईयर के पीवाईक्यू चेक करना। मैं कहूंगा आगामी प्री में कभी कभी प्रश्न रिपीट होता है, उस रिपीट होते हुए प्रश्न में ये प्रश्न बन सकता है। तो प्री 2025 के लिए ऐसा मान के चल लो कि प्री 2025 के लिए ये एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। चलो, आर्थिक गतिविधियों के आधार। ठीक, आर्थिक गतिविधियां याद तो आ रही कि नहीं? छोटे छोटे आईएएस। हम्म, बताओ। हम्म, ठीक, सारे अभ्यर्थियों को समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। चिंता नहीं करो, बहुत आ रहा है तो अच्छा, बड़ा अच्छा साइन भेजो कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, नहीं तो सड़ा साइन भेजो। चलो, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण कौन कर रहे हैं? रैगनर फिश। आपको मैंने बता दिया है इनके बारे में। तो ये जो आर्थिक गतिविधियां थी, व्यष्टि जो है आपकी अर्थशास्त्र का जो है वर्गीकरण जो था, वो था आपका क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संबंध में उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। एक बात याद रखना बच्चों, ये सारे प्रश्न मैं खुद लिखता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे पता रहता है कि ये आगे क्या आने वाला है और मुझे आपकी मेंटेलिटी पता रहती है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर, क्योंकि कॉपी पेस्टेड प्रश्न तो कोई भी लाके दे देगा, और ये प्रश्न जेन्युइन प्रश्न है जो मैंने खुद से लिखे हैं और इनके बकायदे अपने पास सारी चीजें रखी हुई। चलिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संबंध में उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। तो अर्थशास्त्र के सीमित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, लिमिटेड एस्पेक्ट जो है उन पर स्टडी करी जाती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। ग्रीक शब्द मिक्रोस से लिया गया है क्या? ये चेक करना है, मिक्रोस, और इसके प्रणेता जो है एडम स्मिथ। तो ओवरऑल बच्चों इसका आंसर होना चाहिए डी। आंसर क्या होना चाहिए? डी। सारे प्रश्न जो है मतलब पॉइंट जो है इसमें सही। मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक कौन है? बताइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा हो रही। मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ, अमर्त्य सेन साहब की बात करते हैं तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है क्या है, जल्दी बता दो। प्रोफेसर पीगू के बारे में बात हो रही है और अभिजीत बनर्जी के बारे में। चलो ध्यान से सुनो,
अमर्त्य सेन साहब जो है पश्चिम बंगाल मूल के व्यक्ति हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय बन गए। समझ गए बात को? ये बात होगी। उसके बाद में पीगो के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जे एम किंग्स चर्चा करते हैं क्या है, रुक जाओ। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं अभिजीत बनर्जी की, तो अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, तीन नाम याद रखना है, अभिजीत, एस्थर और माइकल, समझना। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 2019 में मिल रहा है। कब मिल रहा है? वर्ष 2019 में। तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर आपका होगा जॉन मेनार्ड कीन्स, मैंने आपको बताया था, जे एम कीन्स। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में असत्य कथन, देखो एग्जाम जब देने जाओ ना तो ये स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ना। कभी कभी जल्दबाजी में एग्जाम के दिन आप असत्य पढ़ना भूल जाते हैं, जल्दी में सत्य पढ़ लेते हैं। इसके चलते आप जितने भी ऑप्शन चेक कर रहे होंगे वो उसमें से आप सारे ऑप्शन हो सकता है गलत करके चले आएंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनो, प्रश्न क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, its pioneer is the economist Keynes. Number 2 is it gives importance to the limited analysis. And the number 3 is big topics like national income, banking, revenue, GDP are included. Are included. Clear है? बताइए जल्दी। चलो देखो, कीन्स बिल्कुल सही है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सीमित विश्लेषण को महत्व जी नहीं, इसमें जो है हमने बोला है एक तरीके से बड़े विश्लेषणों पर चर्चा करी जाती है, लार्ज एस्पेक्ट को पढ़ा जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत है, यही अपने को पूछा है, आंसर हो गया आपका यही। बाकी ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, उपयुक्त सभी असत्य है वाला आंसर नहीं हो सकता। समझे बात को? चलो, तो इस आधार पर मैं प्यारे बच्चों अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज का सेशन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेशन है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो अभ्यर्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। जिन्हें लग रहा है कि हमें पिछली बार की तरह या अपने प्री में 10 से ज्यादा प्रश्नों को प्राप्त करना है, मैंने इस बार इन प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया है। बच्चों आपको पता होना चाहिए 20 से 25 प्रश्नों का मैंने इस बार जो है टारगेट रखा है कि आपको दिए जाए। विद्यार्थी जीवन में या पीएससी की तैयारी में एक प्रश्न भी मायने रखता है, एक प्रश्न से आपका प्री रुकता है, वहां पर मैं आपको 20 से 25 प्रश्न बोल रहा हूं। और आप पिछले वर्ष से देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 बार से ये हो चुका है कि जो प्रश्न बोले जा रहे हैं, जो बता रहा हूं, विद प्रूफ दे रहा हूं कि आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप या तो सस्ता देखकर दूसरी जगह भटकते रहो, फ्री का पढ़ते रहो, उस पर दिमाग लगाते रहो और फिर आखिरी में सोचो कि सर हम पास क्यों नहीं हुए। या मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उस आईएएस एकेडमी आपके लिए एक सच्चा ऑनलाइन पार्टनर बनके आपकी सेवा में तत्पर है। मैं खुद आपके लिए 4 गुना मेहनत करके आपको पास कराने के लिए प्रयासरत रहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। अन्यथा हम मिलेंगे 2026 में, हम मिलेंगे 2027 में, हम मिलेंगे 2028 में और आपका इरादा हुआ तो 2050 में भी मिल लेंगे। इच्छा आपकी है, निर्णय आपको लेना है। मैं कहूंगा कुछ नहीं करना है तो इस सब्जेक्ट को कम से कम यहाँ से पढ़ लो, बाकी फिर तुम्हारी जहां से मर्जी हो वहां से पढ़ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। सभी का धन्यवाद। सेशन को शेयर जरूर कर दो बच्चों, थोड़ा सा शेयर करने से ये हो जाएगा कि अन्य अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा कि सर ने क्लासेस शुरू कर दी। ठीक है।